हेलो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में 10 सवाल देख लिए थे। बराबर। अब हम अगला 11 नंबर का सवाल देखने वाले हैं। 11 नंबर का सवाल बढ़िया है। आप पढ़ सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी का, तब देखो अगर हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो हमें फॉर्मूला तैयार करेंगे। पहले क्या आएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम। बराबर। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है तो तुम्हें पता होगा, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 बराबर m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 होता है। बराबर। ये किसका डायमेंशन है, एनर्जी का। और हमें वॉल्यूम का तो पता ही है कि वो क्या है, एल क्यू। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या आएगा, देखो इधर 3a + 3 उधर 2 है तो यहाँ से एक ही बच जाएगा। तो m1 l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2 बराबर, ये आ गया। और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये डिक्टो एक किसका होता है तो हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल डिक्टो सेम होता है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बराबर। तो प्रेशर का होता है, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर आ गया। अब अगला देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। तो बराबर, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेंशन का जो, देखो यहाँ पे टेंशन और सरफेस टेंशन, इनका ए आंसर है। क्यों, क्या हुआ, तो सरफेस टेंशन और टेंशन का फॉर्मूला। अब टेंशन का फॉर्मूला डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t टू द पावर -2, ये होता है सरफेस का। बराबर। और अगर हम सरफेस टेंशन का देखें तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। बराबर। अब अगर हम फोर्स अपॉन लेंथ इसको अगर देखें तो फोर्स का फॉर्मूला था m1 l1 t टू द पावर -2। बराबर। और लेंथ का अलग होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बच जाएगा कि m1 l टू द पावर 0 और t टू द पावर -2 रह जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे ए और ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया था डज नॉट, मतलब नॉट मतलब सेम नहीं है, वो पूछा गया था। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा आ गया। बराबर। अब हम अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर का, तो सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन पूछा गया है, इज 32 डायन पर सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इन एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट में इसका वॉल्यूम पूछा गया है। तो हमें देखो एक बात देख लो कि क्या दिया गया है, 32 डायन पर सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है और 1 डायन बराबर कितना होता है। तो हमें पता है, तो हमने क्या देखा था कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डायन। बराबर। और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। बराबर। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दी में डायन में दिया गया है, हमें किस पे, न्यूटन और न्यूटन में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूटन और मीटर ये क्या है हमारे एसआई यूनिट से। तो देखो अब 32 वैसा का वैसा रहेगा। बराबर। इंटू अब 1 डायन, देखो यहाँ से अगर हम डायन में इसको कन्वर्ट करें तो कितना आएगा कि 1 डायन इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर 5 डायन, मतलब क्या 10 टू द पावर -5। बराबर। अब सेंटीमीटर, अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 10 टू द पावर -2, मतलब क्या, अगर ये ऊपर ले गए तो 32 इंटू 10 टू द पावर रह जाएगा -3 रह जाएगा। बराबर। और अगर -3 को हम सिंप्लीफाई करें तो आएगा 0.3032। बराबर, ये आने वाला है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। बराबर। एक किस में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बराबर। तो न्यूटन पर मीटर में आ गया, स्क्वायर नहीं है। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। अब 13 नंबर का हमारा सवाल हो गया है। अब हम 14 सवाल देखते हैं, द रिलेशन। अब रिलेशन पूछा गया है कि y इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस kx। अब देखो क्या इक्वेशन क्या देगा, y इक्वल टू r sin ओमेगा t
माइनस के एक्स, हमें इसका रिलेशन पूछा गया है। तो देखो रिलेशन अगर हम देखें तो बहुत आसान है। हमें पूछा गया है कि ओमेगा अपॉन के का डायमेंशन क्या, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी दिया गया है, ये क्या है हमारा एंगल है, और हमें पता है कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अगर एंगल हमारा डायमेंशन लेस है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, बराबर। तो अब ओमेगा का डायमेंशन निकालते हैं। ओमेगा क्या आएगा, 1/t। अब t मतलब क्या, टाइम, मतलब 1/t मतलब क्या, t टू द पावर -1। ये ओमेगा का डायमेंशन आ गया, बराबर। ये क्या क्या आ गया, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ऐसे ही हम किसका निकालते हैं, के एक्स का। अब के एक्स भी तो क्या है, हमारा एंगल है, और एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1/x। एक्स मतलब क्या, किसी चीज की लेंथ, मतलब क्या 1/l, बराबर, मतलब क्या l टू द पावर -1। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो अब हमें यहाँ से एक बात पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ओमेगा अपॉन के का फॉर्मूला बताना है। अब ओमेगा का डायमेंशन क्या है, ओमेगा का है t टू द पावर -1, और के का है l टू द पावर -1, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1, बराबर। l1 t -1 किधर दिख रहा है, l1 t -1 बी में, बराबर, l1 और t -1, बाकी में नहीं है। तो बहुत आसान है। अब हम अगला देखते हैं, 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज। अब देखो, अब 1 लाइट ईयर इसकी डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में आता है, बराबर है, जो हम स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ते रहते हैं। तो देखो 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर। अब देखो इसके डेफिनेशन सीधा सीधा दी गई है, तो 1 लाइट ईयर कितना है कि एक जो लाइट है वो एक साल में कितना ट्रेवल करता है। तो देखो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, क्या है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, सी दिया गया है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, बराबर। हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है कि एक साल में हमारी जो लाइट है वो कितनी ट्रैवल करेगी। अब देखो हमें अब 1 लाइट ईयर पूछा गया है, तो हम इसे निकाल सकते हैं 1 लाइट ईयर। अब देखो क्या आएगा, अब ये तो स्पीड ऑफ लाइट तो वैसे ही रहेगा, और देखो 3 × 10 टू द पावर 8 क्या है, मीटर पर सेकंड है, बराबर। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटू मीटर पर सेकंड। अब हमें एक साल के लिए बताना है, तो एक साल में बराबर कितने दिन होते हैं, तो 365, बराबर। अब इसको एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 आवर्स, इंटू एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स, बराबर। और 60 मिनट्स को अगर हम और कन्वर्ट करें, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड, बराबर। यह आ गया, यहाँ से सेकंड और सेकंड कट हो गया, तो यहाँ से मीटर बाकी है। 3 × 365 × 24 × 60 × 60 × 10 टू द पावर 8, बराबर, ये आ गया। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखो हम ऐसा कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास रखा हुआ है, तुम ऐसा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया होता है, हर एग्जाम में अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर। तो देखो क्या है, 3 × 365 × 24 × 60 × 60 क्या गया, तो देखो हमारा आ गया कि 29.461 × 10 टू द पावर 15। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। अब इतना इतना सिंप्लीफाई काफी है। अब ये किस में आ गया, मीटर में, हमें यहाँ तक ही निकालना था, बराबर। हमने क्या निकाल लिया कि एक साल में कितना ट्रैवल करती है क्या, लाइट। तो देखो कितना ट्रैवल करती है, 9.461 × 10 टू द पावर 15 मीटर, 10 टू द पावर 15 मतलब बहुत होता है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर का, 16 नंबर का। 1 slug इज इक्विवेलेंट टू
14.6 किलो केजी। अब देखो क्या गया है, वन स्लग कितना है, 14.6 केजी, कितना है वन स्लग। अब फोर्स 10 पाउंड, अब कितना फोर्स लगा है, 10 पाउंड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ 1 केजी, 1 केजी पे कितना फोर्स लगाया गया है, 10 पाउंड, बराबर, ऑफ द बॉडी। अब इसको हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताना है। तो देखो बहुत आसान है, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें आप पूछा क्या गया है कि एक्सेलरेशन पूछा गया है बॉडी का, बराबर। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा गया है तो फॉर्मूला कैसा आएगा, फोर्स अपॉन मास, बराबर। अब देखो अब आपको फोर्स कितना लगाया गया है, तो हमें पता है फोर्स है 10 पाउंड, और मीटर मतलब क्या, कितना, सॉरी 10 पाउंड पर केजी दिया गया है, बराबर, ऐसा है ना, हाँ, बराबर, पर केजी। अब देखो 10 पाउंड, अब 10 पाउंड मतलब क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 10 पाउंड मतलब कितना स्लग्स, ये पता होगा। तो देखो 14 पॉइंट, बराबर, अरे देखो यहाँ पे मेरे पास एक यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट ऐसा है कि 1 पाउंड मतलब पाउंड का जो यूनिट है वो है फीट पर के, सॉरी केजी नहीं है, फीट पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है, बराबर। मतलब क्या 1 पाउंड मतलब क्या, सॉरी स्लग, 1 पाउंड मतलब स्लग फीट पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ कैसा आएगा 10 इंटू, अब एक स्लग दिया गया है लेकिन यहाँ पे एक स्लग मतलब कितना कीजिए, तो 14.6 केजी है, बराबर। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देते हैं पहले, स्लग फीट केजी पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 10, अब एक स्लग कितना है, तो एक स्लग है 14.6 केजी इंटू फीट पर केजी सेकंड स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ से केजी केजी कट हो गया, बराबर। तो देखो 10 इंटू 14.6 इंटू क्या, फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें एक फीट मतलब कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो देखो तुम्हें पता होगा कि 1 फीट मतलब होता है 0.30 मीटर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया 10 इंटू 14.6 इंटू, अब देखो 1 फीट कितना होता है, तो हमें पता होगा 1 फीट होता है 0.3048, बराबर। मतलब कितना होता है 305 भी लिख सकते हैं हम, बराबर, या 48 लिख लेते हैं, 48 इंटू, अब ये किस में कन्वर्ट आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बराबर। यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 14.6 मतलब 146 इंटू 0.3048 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 14146 मतलब क्या आ गया, 44.5 ऐसा आया है, 0.8, बराबर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अप्रोक्सीमेशन में हमारा ए वाला आंसर बराबर आ रहा है। अब यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अब आगे देखते हैं। तो देखो अब हमारा यहाँ तक आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो 17 का है। 17 का जो सवाल है वो भी कुछ बढ़िया है। तो देखो इसको हम देखते हैं क्या है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब देखो स्मॉल जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर, इतना दिया गया है। तो देखो स्मॉल जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर, इतना दिया गया है हमें।
आगे द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, देखो लेंथ एंड टाइम आर चेंज इन किलोमीटर एंड हावर रिस्पेक्टिवली, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज, अब देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में पर हावर स्क्वायर में, बराबर, मतलब यहाँ की हमें वैल्यू पूछी गई है। तो तुम्हें एक बात पता होगी, तुम्हें यूनिट और डायमेंशन में देखा जाता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, बराबर, मतलब क्या अगर हम यहाँ पे ये इक्वेशन लगाए तो क्या आएगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2, बराबर। अब यहाँ पे n1 u1 तो हमें पता है, हमारा n1 क्या है 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बराबर, इक्वल टू, अब n2 क्या है, हमें n2 तो निकालना है और ये क्या है kg पर हावर स्क्वायर। अब हमें n2 निकालना है तो हम इसको n2 के फॉर्म में ले लेते हैं, तो n2 के फॉर्म में अगर हम ले इसको तो हमारा क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वैसा का वैसा रहेगा इनटू हावर स्क्वायर अब इनटू के, बराबर, ऐसा आ जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, बराबर है, तो हम इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। तो देखो क्या आएगा, इसको डिवाइड में ले लेते हैं ऐसा, kg पर हावर स्क्वायर, बराबर। तो देखो 10 इंटू, अब मास को अगर हम देखें तो क्या आएगा, तो ऐसा आने वाला है 10 इंटू मीटर kg इंटू सेकंड एंड हावर, बराबर, ऐसा आएगा, इधर -2 और इधर पावर 1 आने वाला है अगर तुम देखो तो। अब देखो 10, अब हम मीटर को सॉरी किलोग्राम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं देखो हमें पता है 10 टू द पावर 3 मीटर होता है, अब इंटू सेकंड, अब 1 हावर मतलब कितने सेकंड होते हैं, तो हमें पता है, देखो एक घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, मतलब क्या 3600, बराबर, इतने हमारे सेकंड्स होते हैं। अब देखो सेकंड निकाल गए और यहाँ से मीटर हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, तो हम आगे लिख लेते हैं इसको, तो इरेज कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, n2 इक्वल टू 10 टू द पावर -3 और इधर इंटू 1/3600, बराबर, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे है माइनस का ब्रैकेट्स पे, बराबर। तो अगर इसको हम पावर में नीचे ले ले तो क्या आएगा, इंटू 3600 का ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 3600 का जो स्क्वायर होता है 12,000, तो 12,096,00,00, बराबर, इतना होता है, इंटू 10 टू द पावर -2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 129600, बराबर। अब देखो ये 2 था ना, इसको हमने 2 पॉइंट्स डेसिमल इधर कर लिए, तो हमारा आंसर आ गया 129600, कौन सा है, डी वाला, बराबर। आसान है, हमें सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n1 और n2 का फॉर्मूला लगाना है, इससे हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम 18 नंबर का देखते हैं, 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, देखो अब 1 AMU कितना है, दिया गया है 931 मिलियन MeV, बराबर, एनर्जी है। द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है, तो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और हम प्रोटॉन का भी देख लेते हैं, प्रोटॉन का रेस्ट मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, बराबर। अब द मास ऑफ एनर्जी, अब मास ऑफ एनर्जी पूछा गया है, तो देखो 1 AMU कितना है, ये 1 AMU मास है, बराबर, सॉरी 1 AMU एनर्जी है। अब इधर हम मास देखते हैं, मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर, ये सॉरी माइनस, अब यहाँ पे 27 है, यही जो हमने यहाँ पे लिखा है, बराबर। तो अब देखो, अब एनर्जी को निकालने में तो हम क्या करेंगे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27,
इनटू, अब देखो एनर्जी हमें कितनी एनर्जी है, तो देखो 1 AMU कितना दिया गया है 931 बराबर इतना दिया गया है। तो इसको हमें सीधा सिंप्लीफाई करना है, तो अगर तुम सिंप्लीफाई करो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 5.073 इंटू 10⁻, अब यहाँ से -3 बच जाएगा बराबर -4। यहाँ पे अगर हम डेसिमल को सॉरी इधर एक पॉइंट इधर नहीं इधर आने वाला है, तो हम इसको डेसिमल को मैनेज करने के बाद आ जाएगा कि 05.073 इतना आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे हमें किधर दिख रहा है, सॉरी इधर -3 था ना, हाँ पॉइंट और इधर आ जाएगा 0 पॉइंट बराबर, ये वाला। अब हम अगला सवाल देखते हैं, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया गया है 8.35 पर केल्विन मोल, इतना दिया गया है। द वैल्यू ऑफ आर इन एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल बराबर। अब देखो हमें एक बात पता होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ बार बराबर, इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम देखें, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यही फॉर्मूला N1 U1 इक्वल टू N2 बराबर। इसको अगर हम देखें तो यहाँ से N2 आएगा, हमारा क्या आएगा N1 U1 अपॉन U2 बराबर। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 8.3, इधर है सर इधर जूल रह गया है, इधर जूल, अब जूल पर केल्विन मोल बराबर इतना आ गया। ये हमारा कौन सा है N1 U1 है। अब U2 अब हमें किस में लिखना है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, और एटमॉस्फेयर प्रेशर के बाद लीटर पर केल्विन मोल में लिखना है हमें। देखो यहाँ पे लीटर पर केल्विन मोल दिया गया है, तो इसमें हमें लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर लिख लेते हैं, कितना होता है, तो 8.3 जूल पर केल्विन मोल अपॉन 10⁵ बराबर। ये क्या आ गया हमारा पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बार है, मतलब बार मतलब क्या 1 पास्कल, और 1 पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम लीटर, अब लीटर क्या होता है हमारे पास, एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हम L³ लेते हैं बराबर, मतलब इधर क्या आ गया, तो L 10⁻³ m³ अपॉन इधर क्या आएगा केल्विन पर मोल बराबर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखो सब काट पीट के हमारे पास आ जाएगा कि 8.12 अपॉन 10⁻, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो 10⁻³ और इधर 2 बच जाएंगे, केल्विन पर मोल केल्विन पर मोल कैंसर बराबर। जूल मतलब देखो 1 जूल कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर न्यूटन पर, हाँ बराबर न्यूटन मीटर होता है 1 जूल। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ से भी कट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आएगा 0.81, तो 0.812 कौन सा है हमारे पास, सॉरी 0.0812 आने वाला है, 0.0812 डी वाला बराबर। तब हम अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दिया गया है, तो दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इन द हाइड्रोजन एटम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है किसमें, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। द सेम इन जूल, अब देखो अब इसको ये हमें जूल में लिखनी है, तो हम जूल में वैसे लिखेंगे जैसे हम N1 N2 लिखते हैं। तो देखो अब इधर एक किस्म दी गई है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है बराबर। तो हमें लिखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी होगी, तो सीधा सीधा
6। अब देखो इनटू, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड दिखाई दे रहा है तुमको, 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी होती है, तो देखो कितने हैं 1.6 टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 जूल, बराबर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 13.6 इंटू 1.6, बराबर क्या आएगा 21.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में आ गया, बराबर, बी वाला। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब थैंक यू, मैं आपसे अब विदाई लेता हूं और हम ऐसे ही अगले पार्ट में मिलते रहेंगे, तो धन्यवाद।